नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑडिटर हूँ। पिछले 18 सालों से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ कि क्या की डिफरेंस है बिटवीन रिकमेंडेड एक्शन जो कि FMEA के 4th एडिशन में है और ऑप्टिमाइजेशन जो थोड़ा सा चेंज हुआ है वर्ड, जो FMEA का जो फर्स्ट एडिशन है AIG और VDA का। उसको बताने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट ये समझना है कि ये रिकमेंडेड एक्शन या ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। तो अगर हम रूटीन की बात करें तो इन जनरल हमारी डे टू डे लाइफ में हम क्या करते हैं कि मान के चलिए आपने कुछ मेडिकल टेस्ट करवाए। सो मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद आप डॉक्टर के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि भाई आपको क्या लगता है कि मुझे कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है या सारी रिपोर्ट ठीक है। सो डॉक्टर मे बी उन रिपोर्ट को देखता है और उसके बाद आपको प्रपोज़ करता है कि नहीं, आपको कुछ टेस्ट और करवाने चाहिए, या मे बी सब कुछ ठीक है, या मे बी कुछ नई मेडिसिन हैं जो आपकी शुरू होनी चाहिए जिसको आप शायद 3 महीने लो, उसके बाद फिर हम दोबारा टेस्ट कराएंगे और उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है। तो ये सब रिकमेंडेड एक्शन का ही पार्ट है जो हमारी डे टू डे लाइफ में होता है। समथिंग इसी तरह का ही कुछ FMEA के रिकमेंडेड एक्शन या ऑप्टिमाइजेशन में भी होता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको इन जनरल क्या 7 स्टेप्स हैं FMEA के, देन उसके बाद क्या की डिफरेंस है बिटवीन ऑप्टिमाइजेशन जो कि FMEA के फर्स्ट एडिशन में यूज़ हो रहा है और रिकमेंडेड एक्शन जो FMEA के 4th एडिशन में यूज़ हो रहा है, और किस तरीके से उनके स्टेप्स हैं, किस किस तरह से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्या इंडस्ट्री के चैलेंजेस हैं जो हमें मिल रहे हैं इस समय विद रिस्पेक्ट टू FMEA एंड रिकमेंडेड एक्शन, राइट। तो इस तरीके से सारा का सारा ये पूरा वीडियो चलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं FMEA के बारे में कि एज अ डेफिनेशन FMEA क्या है। तो अगर हम FMEA की बात करें तो बेसिकली ये टीम ओरिएंटेड, सिस्टमेटिक और क्वालिटेटिव एक एनालिटिकल मेथड है जहां पर हम टेक्निकल रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात FMEA की है कि ये बिफोर द इवेंट है, आफ्टर द इवेंट नहीं है। तो इसको समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। और अगर आप बात करें क्या 7 स्टेप्स हैं जो कि FMEA में होते हैं, तो जो सबसे पहला स्टेप है वो है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, दूसरा है स्ट्रक्चरल एनालिसिस, तीसरा फंक्शनल एनालिसिस, उसके बाद आता है फेलियर एनालिसिस, देन रिस्क एनालिसिस, उसका छठा जिसके ऊपर ये आज का पर्टिकुलर वीडियो है ऑप्टिमाइजेशन, और लास्ट में आता है डॉक्यूमेंटेशन। तो इन 7 स्टेप्स में देखा जाए जो फेलियर एनालिसिस है उसमें हम बात करते हैं फेलियर चेन की। फेलियर चेन के 3 की पार्ट्स हैं, एक है फेलियर मोड, दूसरा है फेलियर इफेक्ट और तीसरा है फेलियर कॉज। अगर आप डायग्राम में देखेंगे ध्यान से तो जो फेलियर मोड है वो सेंटर में है और वही इम्पैक्ट करता है फेलियर इफेक्ट को भी और फेलियर कॉज को भी। और एक बार जब ये हमें क्लियर हो जाता है तो उसके बाद हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या रैंकिंग हो सकती है सिवियरिटी की, अकरेंस की और डिटेक्शन की, और उनकी भी अपनी एक टेबल है जिसके बेसिस पे हम सिवियरिटी, अकरेंस एंड डिटेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। और उसके बेसिस पे देन 2 तरह के एक्शन डिफाइन होते हैं, एक प्रिवेंटिव एक्शन और एक डिटेक्टिव एक्शन। और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि आज के टाइम में क्या प्रिवेंटिव कंट्रोल हमारे पास हैं या क्या डिटेक्शन कंट्रोल हमारे पास है, वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। और एक बार वो आइडेंटिफाई होता है तो उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं RPN, या अगर FMEA का फर्स्ट एडिशन की बात करें तो एक्शन प्रायोरिटी की बात करते हैं कि वो जो रिस्क है वो हाई है, मीडियम है और लो है। और इसके बाद बात आती है रिकमेंडेड एक्शन की या ऑप्टिमाइजेशन की। तो अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ क्या की डिफरेंस है बिटवीन जो FMEA के 4th एडिशन में जो वर्ड रिकमेंडेड एक्शन यूज़ किया गया है और FMEA के फर्स्ट एडिशन में जहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन यूज़ किया गया है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात समझने की है कि एक्चुअली में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ एक अप्रोच का फ़र्क है, क्योंकि इस नए एडिशन में जो ऑप्टिमाइजेशन में उसको बहुत डिटेल में समझाया गया है और बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है प्रिवेंटिव एक्शन एंड डिटेक्टिव एक्शन को और किस तरीके से उसको मैनेज करना है। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं ऑप्टिमाइजेशन की, तो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है? तो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है ये डिटरमिन करना एक्शन को जो मिटिगेट कर सकें रिस्क को, जब हम इम्प्रूव करते हैं प्रोडक्ट और प्रोसेस को और एसेस करते हैं कि उनका इफेक्टिवनेस क्या है। बहुत सारे की ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस के, तो उनमें से कुछ मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या एक्शंस हमें लेने हैं जिससे कि रिस्क को हम रिड्यूस कर सकें और जो कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को एनहांस कर सकें, जिससे कि हम जब प्रोडक्ट एंड प्रोसेस के जो भी डिज़ाइन की एक्टिविटीज़ उनको हम टेक केयर करते हैं। जो दूसरा इंपॉर्टेंट इसका ऑब्जेक्टिव है वो है कि हम किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी और टारगेट डेट को डिफाइन करें कि कब तक हमें इम्प्लीमेंट करना है एक्शन, किस तरीके से एक्शन को हमें लेना है।
और जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है वो है डॉक्यूमेंटेशन करना, कि हमें ये डिसाइड करना है कि हमें जो एक्शन लिए क्या उससे कुछ फ़र्क आ रहा है या नहीं आ रहा। से फॉर एग्जांपल कि जो हम एक्शन ले रहे हैं फेलियर कॉज को, जो अकरेंस की हम रेटिंग है उसको हम क्या कर पा रहे हैं, या हम डिटेक्शन को इम्प्रूव करके जो फेलियर कॉज और फेलियर मोड को कंट्रोल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। देन उसके बाद है कि हम इफेक्टिवनेस को कैसे मॉनिटर कर सकते हैं कि जो भी एक्शन हमने प्लान किए हैं। और एक बार जब हमने उसको इफेक्टिवनेस को मॉनिटर कर लिया तो फिर हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जो रिस्क का असेसमेंट है, क्या वो जो रिस्क थे क्या वो उतने ही हैं या उन रिस्क में कुछ कमी आई है। एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें आती है कि ये बेसिकली जो भी रिकमेंडेशन की है ऑप्टिमाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, ये बेसिकली कोलैबोरेशन है बिटवीन द क्रॉस फंक्शनल टीम जो कि ऑर्गेनाइजेशन की होती है, जो FMEA में काम करती है, और जो भी रेलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, प्लस कस्टमर और सप्लायर्स भी इसमें हो सकते हैं। एक और बात जानने की, हमें समझने की बात यह है कि इसके अंदर हमें उन एक्शंस को डिफ़ाइन करना है जो कि इम्प्लीमेंटेबल हों, ना कि उन एक्शन को जो हमें लगता है कि वे ट्राई करके देखते हैं, हो जाएंगे तो हो जाएंगे, नहीं हुए तो नहीं हुए। जब हम ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ जो भी एक्शन हम प्रपोज करते हैं वो नहीं होते जो ऑलरेडी हम प्रिवेंटिव और डिटेक्शन में डिफ़ाइन कर चुके हैं, वो उससे डिफरेंट होते हैं। तो इस बात को भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर हमें कहीं भी ऐसा लगता है कि कोई भी रिकमेंडेड एक्शन नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमें बहुत क्लियरली स्पेसिफाई करना है कि कोई भी फर्दर एक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद समझने की बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, कि जो भी हम ऑप्टिमाइजेशन में जो रिकमेंडेड एक्शंस की बात कर रहे हैं, किन बातों को पहले फोकस करें, किन बातों को बाद में फोकस करें। तो जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है वो है कि जो भी डिज़ाइन या प्रोसेस में मॉडिफिकेशन हमें करनी है उसको हमें ये देखना है कि जो फेलियर इफेक्ट है उसको हम किस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं या मिटिगेट कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहला इम्पैक्ट तो उसी का ही आने वाला है। और देन उसके बाद जो सेकंड प्रायोरिटी आती है वो आती है कि किस तरीके से हम अकरेंस को रिड्यूस कर सकते हैं फेलियर कॉजेज़ की, उस पर हमें काम करना है। देन हम किस तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हैं डिटेक्शन की एबिलिटी, जिससे कि हम जो फेलियर कॉज और फेलियर मोड के हम लिंक को समझ सकें। एंड देन एक बात और भी जानने की इसमें है कि जो भी डिज़ाइन या प्रोसेस में मॉडिफिकेशन होती हैं, अगर हम रिकमेंडेशन के दौरान लेते हैं तो उसके रिलेशन में जो भी इम्पैक्टेड प्रोसेस स्टेप्स हैं उनको भी हमें एवेल्यूएट करना ज़रूरी है। और अगर हम कॉन्सेप्ट में ही टोटल चेंज कर रहे हैं तो हमें सारे के सारे स्टेप्स को इवेल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। देन इसके बाद समझना बहुत ज़रूरी है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम किस तरह से डिफ़ाइन और असाइन कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली बात है वो है कि हमें डिफ़ाइन करना है कि कौन रिस्पॉन्सिबल आदमी होगा इस काम को करने के लिए, उसकी क्या टारगेट डेट होगी। और ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी टारगेट डेट हो वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। और जब भी हम उस टारगेट डेट को अचीव कर लेते हैं तो उसकी जो एक्चुअल कंप्लीशन डेट है उसको भी हमें स्पेसिफाई करना है। जब भी हम रिकमेंडेड एक्शन की बात करते हैं तो उसके बहुत सारी स्टेजेस हो सकती हैं एक्शंस को लेकर, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे पहली और बहुत कॉमन स्टेज हो सकती है वो हो सकती है ओपन, यानी कि अभी तक हमने कोई एक्शन डिफाइन ही नहीं किया, हम वेट कर रहे हैं क्रॉस फंक्शनल टीम का कि वो डिसाइड करेगी कि हमें कोई एक्शन लेना है या नहीं लेना है। देन एक दूसरी स्टेज भी हो सकती है डिसीजन पेंडिंग, यानी कि हमने एक्शन डिफाइन तो कर लिया बट अभी डिसाइड नहीं किया है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। जो तीसरी बहुत कॉमन स्टेज होती है वो होती है इम्प्लीमेंटेशन पेंडिंग। इम्प्लीमेंटेशन पेंडिंग वो स्टेज होती है जहाँ पर हमने यह तो डिसाइड कर लिया कि क्या एक्शन लेने, लेकिन शायद अभी हमें मैनेजमेंट का अप्रूवल नहीं मिला या किसी और की हम वेट कर रहे हैं कि उसके बेसिस पर हम डिसाइड करें कि हमें किस तरह से करना है और क्या करना है। जो चौथी स्टेज है वो बहुत कॉमन है कंप्लीटेड, यानी कि जो भी हमने एक्शन प्लान किए थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया है और वो इम्प्लीमेंट भी हो गए। एंड देन एक और स्टेज भी हो सकती है वो है कि नॉट इम्प्लीमेंटेड, कि इवन दो हमें पता है कि ये प्रॉब्लम है, हमें पता है कि ये रिस्क है, लेकिन आज की स्टेज में हमें लगता है कि जो भी हमारी कैपेबिलिटी है उसके बेसिस पे हमें नहीं लगता कि हमें कोई एक्शन लेना चाहिए। देन इसके बाद अगली स्टेज आती है इफेक्टिवनेस की, कि जो भी हमने एक्शंस लिए उनकी इफेक्टिवनेस को हम किस तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये देखना है कि जो भी एक्शंस हमारे पेंडिंग चल रहे हैं वो तब तक उसका स्टेटस पेंडिंग रहना चाहिए FMEA के अंदर जब तक कि उसका एक्शन कंप्लीट ना हो जाए। और जो भी हम रीअसेसमेंट करते हैं वो इस पे बेस्ड होनी चाहिए कि उसकी इफेक्टिवनेस क्या है, जो हमारे प्रिवेंटिव एंड जो डिटेक्शन के एक्शंस हैं। और एक बार जब एक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं तो जो भी हमारी रैंकिंग है अकरेंस की और डिटेक्शन की उसको भी एक बार रिव्यू करके उस पर एक्शन लेना ज़रूरी है। और एक बार जब हम प्रिवेंशन की
और अकरेंस और डिटेक्शन की रैंकिंग को हम ठीक कर लेते हैं तो उसके बेसिस पे जो एक्शन प्रायोरिटी है, जो हो सकता है आज के टाइम में हाई हो बट मे बी बाद में वो शायद मीडियम या लो भी आ सके, उसको भी हमें देखना ज़रूरी है। और ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि इन केस अगर हम कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं तो उस केस में एक्शन प्रायोरिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। और हमें ये भी देखना है कि किस तरीके से हम इंश्योर करें कि जो पहली बार जब हमने एफएमई बनाया था तो उस समय जो सिवियरिटी, अकरेंस एंड डिटेक्शन की रेटिंग थी उसको हमें मेंटेन करके रखना है। इस बात को समझने के लिए एज अ रेफरेंस कि फ्यूचर में जो भी हमने चेंजेस किए कि हमने कहाँ से शुरू किया था और कहाँ हम पहुँच रहे हैं उसको लेकर। तो ये सारी बातें हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑप्टिमाइजेशन एज पर एफएमई फर्स्ट एडिशन। अब अगर क्विकली बात करें एफएमई के फोर्थ एडिशन में जो रिकमेंडेड एक्शन की बात करते हैं तो आप पाएंगे ब्रॉडली काफ़ी सिमिलर है बट शायद उतनी फोकस्ड अप्रोच नहीं थी। तो जब हम रिकमेंडेड एक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर बात ज़्यादा ये होती है कि किस तरीके से हम प्रेफरेंस दें प्रिवेंटिव एक्शन को इन कंपैरिजन टू डिटेक्शन एक्शन, और कोशिश ये होती है कि एरर प्रूफिंग को हम ज़्यादा फोकस करें। और जो की इंटेंट होता है कि रैंकिंग को हम कम करें, सबसे पहले सिवियरिटी, फिर अकरेंस और उसके बाद डिटेक्शन। और एक बात समझने की बहुत है कि जब हम सिवियरिटी रिडक्शन की बात करते हैं कि उसकी रैंकिंग को कैसे हम कर सकते हैं तो वो तभी हो सकती है कि अगर प्रोसेस में या प्रोडक्ट के डिज़ाइन में कोई चेंज आए, और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि वो इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही हम सिवियरिटी रैंकिंग को चेंज कर सकते हैं। जब हम अकरेंस रेटिंग की बात करते हैं कि उसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी हमने प्रोसेस के अंदर जो हमने चेंजेस किए हैं उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि उसके बाद मे बी कोई एसपीसी की स्टडी करके या कैसे भी करके हम देखें कि क्या ट्रेंड में कुछ इंप्रूवमेंट आ रही है, उसके बाद ही हम अकरेंस की रेटिंग को चेंज कर सकते हैं। और डिटेक्शन में जो बहुत कॉमन मेथड रहता है वो एरर प्रूफिंग रहता है और उसके बेसिस पे ही डिसाइड किया जाता है कि किस तरीके से एक्शन उस पर लेना है। और एफएमई फोर्थ एडिशन के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ भी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी और टारगेट डेट की बात की जाती है, एक्शंस के बारे में बात की जाती है कि किस तरीके से जो रैंकिंग है सिवियरिटी, अकरेंस एंड डिटेक्शन की, और उसके बेस पे जो आरपीएन नंबर है वो किस तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है। और ये बात स्पेसिफिक करना ज़रूरी है कि क्या डेट थी जिस डेट में एक्चुअली हमने इम्प्लीमेंटेशन किया, और एक बार जब इम्प्लीमेंट हो जाता है तो हम किस तरीके से उसको हम क्लोज कर सकते हैं। ये है बेसिकली की डिफरेंस बिटवीन एफएमई के फर्स्ट एडिशन में जहाँ ऑप्टिमाइजेशन की बात की गई और एफएमई फोर्थ एडिशन की जहाँ पे रिकमेंडेड एक्शन की बात की गई। इवन दो ब्रॉडली चीज़ें सेम हैं बट जो एफएमई का फर्स्ट एडिशन में ज़्यादा फोकस्ड वे में ध्यान दिया गया कि किस तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट करें और इंश्योर करें कि जब तक जो भी रिकमेंडेड एक्शन है वो इम्प्लीमेंट ना हो जाए तब तक उस पर हमें काम करना है और कुछ भी आगे चेंज नहीं करना है। अगर मैं कुछ बात करूं कुछ इंडस्ट्री के चैलेंजेस की, तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज इंडस्ट्री में है कि ऐसा कितनी बार होता है कि हम कोई रिकमेंडेड एक्शन डिफ़ाइन करते हैं अपने एफएमई के, जो हमारा जो बनाते हैं हम एफएमई, चाहे वो डिज़ाइन एफएमई हो चाहे वो प्रोसेस एफएमई हो। तो ऐसी क्या बात है कि हम कोई रिकमेंडेशन स्पेसिफाई ही नहीं करते। एंड देन सेकेंडली, अगर हम कोई रिकमेंडेशन स्पेसिफाई भी करते हैं तो कितनी फ्रिक्वेंटली हम उसको रिव्यू करते हैं कि वो इम्प्लीमेंट हुआ, उसकी इफेक्टिवनेस क्या है और क्या वो मैनेजमेंट रिव्यू का इनपुट होता है कि नहीं। इस बात को समझना और जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो देखा जाए, मैंने आपसे बात की एफएमई के बारे में, जो 7 स्टेजेस हैं उनके बारे में आपको बताया, फेलियर चेन के बारे में बात की, दैन उसके बाद सिवियरिटी, अकरेंस, डिटेक्शन के बारे में बात की, दैन क्या की डिफरेंस है बिटवीन एफएमई फर्स्ट एडिशन के हिसाब से जो ऑप्टिमाइजेशन है और एफएमई के फोर्थ एडिशन के हिसाब से जो रिकमेंडेड एक्शन है, और क्या इंडस्ट्री में चैलेंजेस चल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो इसी एफएमई के सीरीज़ में रहेगा और वहाँ पे वो स्ट्रक्चर चेंजेस जो कि सेकंड स्टेज है उसके बारे में बात रहेगा कि क्या डिफरेंस है एफएमई के फोर्थ एडिशन में और एफएमई का जो लेटेस्ट फर्स्ट एडिशन है उसमें किस तरह से इसके बारे में बात की गई। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक्स आ रहे हैं आपके और मुझे हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। सो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू कीजिए। और अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो को डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे एक आपको लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉग है जहाँ पे और डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी इसके बारे में। अगर आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोस और ब्लॉग यूज़फुल हैं तो आप अपने फ्रेंड्स से और कोलीग से शेयर भी कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangla.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। धन्यवाद।